हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को पता होगा कि आज हम विज्ञान का पाठ 2 पढ़ेंगे। आप लोगों को थंबनेल में दिख ही चुका होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होगा कि आपका जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपका अध्याय 2 और अध्याय 4, जो कि अध्याय 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण और अध्याय 4 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसको मिलाकर 8 नंबर का आएगा, जिसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्ट से ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, जिसको हम लोग करेंगे। इस पार्ट को पढ़ने के साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन आंसर है हम उसको भी करते जाएंगे। अगर आप ब्लूप्रिंट को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ जाकर हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। अम्ल क्षारक एवं लवण तथा उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। क्या आपने कभी सोचा है कि लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? हमने यह भी देखा है कि अगर कपड़े में हल्दी का दाग लग जाए तब उस पर साबुन लगाने से उसका रंग बदल जाता है। अगर कोई व्यक्ति एसिडिटी से पीड़ित है तो उसे खाने का सोडा दिया जाता है। तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। सोचिए, दैनिक जीवन में और कहाँ कहाँ अम्ल तथा क्षारक के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आंसर बता दूं आप लोग को, चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि जो चींटी है वो जब काटता है तो उस चींटी में रहता है फॉर्मिक एसिड। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। और जो साबुन क्या रहता है? वो क्षार होता है। तो अम्ल और क्षार का क्रिया होता है, जिससे क्या हो जाता है, जो अम्ल क्या करता है, हमको जलन पैदा करता है। तो साबुन लगाने से, क्षार के जाने से वो क्या होने लगता है? न्यूट्रलाइज होने लगता है। ठीक है, यानी कि न्यूट्रल होने लगता है, जिससे हमको जलन कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि कपड़े में हल्दी का दाग लग जाने से साबुन लगाने से उसका रंग क्यों बदल जाता है? इसका भी वही है। ठीक है, हल्दी का जो पीलापन रहता है, जैसे ही साबुन लगाते हैं क्षार क्षार किसमें बदल देता है? साबुन के हल्दी के रंग को लाल में। ठीक है, और खाने के लिए सोडा, एसिडिटी, देखो सोडा क्या है? क्षार होता है। ठीक है, बेस होता है। और जबकि अम्ल जो एसिडिटी होता है वो क्या होता है? अम्ल अधिक हो जाता है, इसीलिए एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ सूचकों के बारे में भी पढ़ा है जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ को अम्लीय या क्षारीय या उदासीन में वर्गीकृत करते हैं। लिटमस भी एक ऐसा ही सूचक है जो अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति में अपना रंग परिवर्तित करता है। ठीक है, यह आप भी जानते हैं। अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया से लवण तथा जल प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार का आपस में क्रिया होता है तब हमें क्या मिलता है? लवण मिलता है। जैसे HCl प्लस NaOH। HCl क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल हो गया, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? क्षार हो गया। जब इन दोनों का क्रिया होगा तो क्या मिलेगा? NaCl नमक हो जाएगा, और जो बच गया H2O वो क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि किस तत्व में या कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। जैसे इमली में कौन सा अम्ल रहता है? टार्टरिक अम्ल रहता है। सेब में मैलिक अम्ल रहता है। सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। ठीक है, अब जब क्षार की बात करें तो चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खाने के सोडियम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और प्रति अम्ल एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और कपड़े धोने के सोडा में सोडियम कार्बोनेट होता है। तो अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे रखें। देखो, जैसे इमली का नाम सुनते ही क्या आता है? जो है चटकारा आने लगता है, टर्र से करता है। ठीक है, तो इमली से याद रखना टार्टरिक एसिड। आम में भी रहता है टार्टरिक एसिड। फिर सेब को क्या बोलते हैं? जब मार्केट से खरीद के लाते हैं, सेब गंदा है ऐसे ही नहीं खाते, उसमें मैल लग गया है, धोकर खाना चाहिए। तो सेब से मैलिक एसिड, सेब मैला होता है, धोकर ही खाना चाहिए। ठीक, तो क्या हो गया? सेब से मैलिक एसिड। फिर है सिरका में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब टमाटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोमेटो। तो टोमेटो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? TO। तो जिसमें O आ रहा है तो T से टमाटर, O से ऑक्जेलिक। ठीक है, TO टोमेटो को बोलते हैं TO। ठीक है, स्टार्टिंग है उसका, तो वही T से टोमेटो और O से ऑक्जेलिक एसिड। याद रह गए? चलो, अच्छी बात है। इन अम्लों के अतिरिक्त तो कुछ अन्य खनिज अकार्बनिक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि भी
होते हैं। इसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आदि अन्य क्षार हैं। अब सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो जल में घुल जाता है उसको क्षार कहते हैं, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको अल्काली कहते हैं। ठीक है, अब कैसे करें अम्ल और क्षार की पहचान। आप जानते हैं कि अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़े हो कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है और जो क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। देखो अब इसको याद रखने का शॉर्टकट बताऊं, अनिल छालानी, अनिल छालानी। ठीक है, अब समझना ये क्या है। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। अनिल से क्या बन गया, अम्ल नीला को लाल करता है, अनिल अम्ल नीला को लाल करता है। ठीक, अब छालानी से क्षार लाल को नीला करता है, छालानी। ठीक है, क्षार लाल को नीला करता है, ये नाम याद रखेगा, अनिल छालानी। अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल नीला को लाल करता है और छालानी से क्षार नीला को क्षार लाल को नीला करता है। ओके, किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम सूचक कहते हैं। ये सूचक अपने रंग एवं अन्य गुणों में परिवर्तन के द्वारा हमें अम्ल एवं क्षार को पहचानने में सहायता करते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण गंधीय सूचक और इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आइए ऐसे सूचकों के साथ क्रियाकलाप करें। प्याज को काट कर सफ़ेद कागज़ पर रगड़ें, ये आप करके देखिएगा। इस कागज़ के 3 टुकड़े करें। पहले टुकड़े पर 1 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl तथा दूसरे टुकड़े पर 1 बूंद तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की डालें। पहले तथा दूसरे कागज़ के टुकड़े की गंध की तुलना तीसरे कागज़ के टुकड़े की गंध से करें। पहले तथा दूसरे कागज़ के टुकड़ों की गंध में क्या परिवर्तन हुआ। देखो इसको आप लोग लैब में कर सकते हैं। ठीक है, हर स्कूल जब जाए लगेगा तब आप ये करिएगा। प्याज के अलावा भी कुछ और घ्राण सूचक है जैसे वैनिला और लौंग का तेल इत्यादि। परीक्षण के लिए इनके तनु विलयन का उपयोग करना चाहिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में वैनिला अपनी गंध नहीं बदलता, परंतु तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी मधुर गंध गायब हो जाती है। यही क्रियाकलाप लौंग के तेल के साथ भी करें और अपना अवलोकन नोट करें। ओके, अब आते हैं हम लोग प्रश्न में। अचार को तांबे एल्यूमिनियम के बर्तन पर में क्यों नहीं रखा जाता। पहले देखो, पहले के ज़माने में जो कांस का थाली होता था, ठीक है, कांसा का, उसमें आज भी कई घरों में दिख जाता है। तो जब हम लोग छोटे थे तो बोलते थे कि उसके थाली में अचार मत लो। ठीक है, अब अचार लेने से मना क्यों करते थे, क्योंकि जो अचार होता है वो क्या होता है, अम्ल रहता है, एसिड होता है, वो जो है धातु से क्रिया कर लेता है, एल्यूमिनियम और तांबे के बर्तन से क्रिया करके विषैला पदार्थ बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि तांबे और एल्यूमिनियम के बर्तन में अचार को नहीं रखना चाहिए। ओके, आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका कारण समझाइए। देखो इसका कारण मैं स्टार्टिंग में भी बताया था। ठीक है, कि हल्दी के साथ जो साबुन है वो कैसा रहता है, क्षार रहता है। साबुन कैसा रहता है, क्षारक रहता है ना। तो वो क्षार से क्रिया करने से क्या हो जाता है, जो पीला कलर रहता है वो किस में बदल जाता है, लाल रंग में बदल जाता है। ओके, और यही क्षार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। तो वो किसके जरिए कर सकता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के थ्रू, यानी गंधीय सूचक के जरिए जो है अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। अब आते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हमने अलग अलग सूचकों के साथ अम्ल एवं क्षारकों के गुणों को समझा। आइए अब हम इनके कुछ अन्य रासायनिक गुणधर्मों को समझें। अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं,
हम जानते हैं कि सामान्यतः धातुएं अम्लों से क्रिया कर लवण बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, अम्ल प्लस धातु लवण प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, लवण बनाता है और दूसरा हाइड्रोजन बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जिंक धातु से अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस विस्थापित होता है। ठीक है, देखो क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तब जिंक क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस। कुछ ऐसी धातुओं की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया के समीकरण लिखिए जिनका अध्ययन आपने पहले किया है। अब आप लोग कोई भी एक उदाहरण अपने मन से लीजिए और उसका अभिक्रिया करके देखिए कि क्या होता है। जैसे आप लोग के एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही आसान, 2HCl + 2Na। ठीक है, सोडियम के साथ क्रिया कराए, सोडियम धातु है तो सोडियम के साथ जैसे ही क्रिया कराओगे क्या मिलेगा तुमको, NaCl मिलेगा, प्लस जो बच गया वो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, बस एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल अपने से ढूंढ लेना कोई भी। ठीक, देखो अब क्रियाकलाप 3 में हम लोग ये परीक्षण करते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब फिर क्या होता है। देखो अभी हम लोग किस में पढ़े, अम्ल में पढ़े, अब देखते हैं क्षार के लिए क्या होता है। तो एक परख नली में दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लें, परख नली में 2 ml तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लें। तनु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी क्या है, वो क्षार है। ओके, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है, निकलने वाली गैस का परीक्षण आप कैसे करेंगे। इस अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभिक्रिया को कैसे व्यक्त किया गया है, 2NaOH, देखो यहाँ पे EQ लिखा है, EQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस यानी कि लिक्विड, वो जो है लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, प्लस जिंक, जिंक में S लिखा है तो S का मतलब क्या हो गया कि वो सॉलिड रहेगा यानी दानेदार जिंक बोला है। ठीक है, अब जब उसको गर्म करते हैं तब फिर क्या मिलता है हमको, सोडियम जिंकेट मिलता है, Na2ZnO2। ये क्या लिखा है, AQ लिखा है, AQ में भी क्या मिलेगा आपको, एक्वस के फॉर्म में मिलेगा। देखो एक्वस मतलब प्योर लिक्विड नहीं होता, उसमें थोड़ा सा जैसा वाष्प टाइप का रहता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में मिलेगा, गैस के रूप। रिजल्ट मिला कि कुछ धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया कर लवण बनाती तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जैसे कि जिंक। जब जिंक का हम लोग हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराए यानी कि क्षार से क्रिया कराए तब भी हमको क्या मिला, लवण और हाइड्रोजन गैस मिला। ठीक है, अब अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब देखो अम्ल धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इसके लिए भी क्या करना चाहिए, क्रियाकलाप करना चाहिए। तो एक परख नली में 0.5 ग्राम क्या लेते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। एक परख नली में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लें। अब इस परख नली में लगभग 2 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थिसिल फनल द्वारा डालें। देखो आपको चित्र में दिख रहा होगा, थिसिल कीप लिखा हुआ है। ठीक है, निकास नली दिया गया है, परख नली दिया गया है। ठीक है, अब क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया, निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण आप किस प्रकार करेंगे। यही क्रियाकलाप अब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेकर दोहराएं। धातु कार्बोनेट प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल एरो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण निम्नानुसार है। देखो एक बार सोडियम कार्बोनेट कर क्रिया किसके साथ कराए, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराए यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराए, तब क्या मिला, NaCl + H2O + CO2। फिर NaHCO3 जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किससे कराए, देखो ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जब इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब भी हमको क्या मिला, सेम चीज़ मिला, NaCl + H2O और CO2। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण
कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऊपर देखे अभी एरो वाला, उस प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। चलो अब हम आते हैं, जब क्रियाकलाप 4 शुरुआत किए थे 2 क्वेश्चन हुआ था। पहला क्या, जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाले, ठीक है, तब फिर क्या क्या कोई परिवर्तन दिखाई दिया। हाँ, उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया, जिसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट रखे हैं वो क्या होने लगता है, उबलने लगता है। ठीक है, उसमें पानी में क्या होने लगता है, क्रिया होने लगता है, उबलने लगता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो क्या होता है, वाष्प जो है उत्सर्जित करता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी जो है एनर्जी जो है फ्लो करता है, निकालता है एनर्जी। ठीक है, फिर लिखा है निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण किस प्रकार करेंगे। तो चित्र में ध्यान से देखिए क्या लिखा है, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या चूने का पानी। तो आपको पता है चूने का पानी जो है में जब कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो क्या हो जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। तो जैसे ही थिसिल फनल के द्वारा, ठीक है, हम लोग क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि जो है इस निकास नली के द्वारा परख नली में आता है। और परख नली में ऑलरेडी क्या है हमारे पास, चूने का पानी है, तो वो क्या हो जाता है, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। और हमको पहले से पता है कि चूने का पानी जो है दुधिया क्यों होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से। तो इस तरह से हम क्या कर लिए, उसका परीक्षण कर लिए कि जो गैस बनकर निकला वो क्या है, चूने कार्बन डाइऑक्साइड ही है। ठीक है, अब क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। कार्बन, सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती है। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक क्या क्या बनाता है, लवण प्लस जल, ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम सल्फाइड तथा जल बनाती है। तो SO2 देखो गैस में है इसलिए G लिखा है, प्लस 2NaOH एक एक्वस में है। ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में है लेकिन प्योर लिक्विड नहीं रहता। ठीक है, फिर हमको जब रिएक्शन होता है तो क्या मिलता है, Na2SO3 एक्वस प्लस H2O, क्या मिल गया, सोडियम सल्फाइड। अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं ये भी देखते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, अम्ल प्लस क्षार, तो इसको क्या बन जाता है, लवण और जल बन जाता है। इसके लिए क्या किया गया है, क्रियाकलाप 5, एक परख नली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद फिनोल्फ्थेलिन डालिए। परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। विलयन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, HCl प्लस NaOH तो NaCl प्लस H2O। अम्ल में क्षार की 1 बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यही क्रिया उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। वो क्या है, अम्ल में क्षार की 1 बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब बताइए कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। चलिए बताइए, हम लोग बात कर रहे थे कि विलयन की प्रकृति क्या होगी। देखो क्या हुआ कि एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग क्या होने लगा, गुलाबी होने लगा। अब इससे पहले ही हम लोग देखे कि उदासीन हो चुका है। अब जैसे ही उदासीन होने के बाद उसमें एक बूंद जो चीज़ हम डालेंगे वही होगा। अगर क्षार का 1 बूंद डालेंगे तो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अगर अम्ल डालेंगे तो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। पहला क्वेश्चन है, धातु की
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आप लोग को पता है कि धातु जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण के लिए क्या लोगे आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे करा दो, जिंक से करा दो। 2HCl प्लस Zn, तो क्या मिल जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। इसमें क्या क्या मिल रहा है आपको, कैल्शियम क्लोराइड मिल रहा है, प्लस जल मिल रहा है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। थोड़ी देर पहले इसको भी पढ़े हैं क्या, अम्ल क्षार की क्रिया से लवण व जल बनाता है, उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया से क्षार से कराने पर वह भी लवण व पानी देता है। अतः अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें उदाहरण में क्या लिख दोगे, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 प्लस NaOH टेंस टू Na2SO3 प्लस H2 वो, ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्लास परसों वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है।